आराम से पढ़ लिख कर बाहर निकल जाता था। आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक है। मेडिकल कॉलेजेज की, निजी मेडिकल कॉलेजेज की फीस आज 2.5 से 4 लाख रुपए वार्षिक है। कैपिटेशन फीस 17 से 30 लाख रुपए है। पीजी में मेडिकल में एडमिशन की फीस 50 से 80 लाख रुपए है सभी जगह। और अब तो स्टेट लेवल फी कमेटी, जैसे राजस्थान में एमबीए की फीस सरकार जो तय करती है वह भी 40,000 है, इंजीनियरिंग की 50,000 है। तो और यह तो साधारण, लेकिन जो बड़े कैपिटेशन फी बेस्ड कॉलेजेस आ रहे हैं वहां प्रचुर मात्रा। अब इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो जो व्यक्ति, जो डॉक्टर 25 लाख रुपए कैपिटेशन फीस देकर एमबीबीएस किया है और 50 लाख रुपए देकर उसने पीजी किया है और अब वह किसी अस्पताल में नियुक्त होता है, तो उसकी निगाह पेशेंट की जेब पर होगी, उसकी बीमारी को दूर करने पर नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वह उसको रिकवर करना है। दूसरा, हमारे देश में व्यक्ति का अपने बच्चों के प्रति सर्वाधिक मोह होता है, वह उनको बड़ा आदमी बनाना चाहता है। अब चाहे कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी सरकार में है, चाहे कोई पेशकार है, कोई क्लर्क है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई तहसीलदार है, हर एक के 2 बच्चे हैं और उसको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसको 2 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की कैपिटेशन फीस देनी है। और इसलिए उसकी ये मजबूरी है कि सुबह से शाम तक वह अर्थ पिशाच बनकर वह 2 लाख, 20 लाख या 50 लाख रुपए इकट्ठे करे तो जाकर उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। यानी कि पूरा देश भ्रष्टाचार की बाढ़ में डूब सकता है, हमने जो शिक्षा को लागत आधारित बनाया उससे। और अब अगर लाभ प्लस लागत आधारित अगर शुल्क निर्धारण की नीति बन जाती है तो इसके परिणाम और अधिक भयावह हो सकते हैं। अब उदाहरण लीजिए, मान लो व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस, बहुत अच्छा एमबीए देने वाला अमेरिका का मैनेजमेंट संस्थान है, वो अगर भारत आएगा तो उसकी 60 लाख रुपए साल की फीस होगी, क्योंकि अगर लागत प्लस मुनाफा अगर अनुमति देते हैं, वह अगर 100 छात्रों को एडमिशन देता है तो 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन होगा। 100 छात्रों को पढ़ाने के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का भारत में फैकल्टी तो लोकल ही होगी, अधिक से अधिक खर्च 5 करोड़ होगा, उसका 10 करोड़ मान लीजिए, तो 10 करोड़ रुपया वह यहां खर्च करेगा, फीस यहां के बच्चों से ली, फैकल्टी यहां पढ़ाने वाली, 10 करोड़ यहां खर्च किया, 50 करोड़ वह अमेरिका ले जाएगा। वहां कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की रेट 35% है, तो 17 करोड़ 16.5 करोड़ रुपया अमेरिकी सरकार को रेवेन्यू का मिल जाएगा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से। बाकी उसके शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि हो यह रहा है कि इन दिनों यूरो अमेरिकी देश, जापान, कनाडा आदि जो औद्योगिक देश हैं वो वृद्धों के देश बन रहे हैं। वहां बड़ी आयु के लोगों का अनुपात बढ़ रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन घट रही है। कोई भी अगर वहां उत्पादन करें तो पोल्यूशन बढ़ता है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारा मैन्युफैक्चरिंग थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया के देशों में, विकासशील देशों में होना चाहिए, लेकिन इसकी ऑनरशिप हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज इन देशों का सारा जो सरकारी खर्च का कामकाज है वह इनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे जैसे विकासशील देशों में काम कर रही है, उसी से चल रहा है। जैसे अमेरिका का कुल राजस्व, सरकार की जो आय है, जिससे वो पाकिस्तान को भी सहायता देता है, जिससे वह ईरान, अफगानिस्तान का युद्ध भी लड़ता है, इराक युद्ध भी लड़ता है, जिससे वो सारा सब कुछ करता है, उसकी 2/3 राजस्व, सरकार की आय जो अमेरिका की कंपनियां अमेरिका की धरती के बाहर कारोबार करती हैं और अपने प्रॉफिट्स को रिपेट्रिएट करती हैं, वापस अमेरिका में ले जाती हैं और उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मिलती है। यानी कि अमेरिका, यूरोप या इन विकसित देशों के लिए आवश्यक है कि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कारोबार अन्य विकासशील देशों में बढ़े, और जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही मुनाफा वे ले जाएंगे, उतना ही उनकी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की रेवेन्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और इसलिए उन सरकारों का उसी से संचालन होगा। क्योंकि वहां तो आज सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, सारे औद्योगिक देश लगभग $1,000 अपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। वृद्धावस्था पेंशन करीब $1,200 के करीब है औसत। जिन छात्रों के माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वे तो डाइवोर्स और पुनर्विवाह रेट बहुत ज्यादा है, तो उनको $800 मासिक भत्ता देते हैं। ऐसे सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, अमेरिका की सरकार का कुल जो राजस्व है उसका 32%
सोशल सिक्योरिटी पे खर्च होता है। जर्मनी की सरकार की कुल राजस्व का 56% सोशल सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। फ्रांस की सरकार का 59% रेवेन्यू सोशल सिक्योरिटी पे खर्च हो जाता है। स्वीडन और स्विट्जरलैंड का 61%, यानी कि उनको अपना लोगों को बिना कुछ किए सोशल सिक्योरिटी के नाम से पेंशन आदि भत्ते आदि देने हैं, और वो सारे का अधिकांश भाग कहां से जाना है? डेवलपिंग कंट्रीज में जो वैल्यू एडिशन हम करते हैं वो अब वो कर रहे हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण लीजिए, हमारे यहां एक साधारण व्यक्ति है, गाय पालता है, गाय का दूध वह बेचता है किसी कंपनी को। कंपनी में भी सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर उसके चपरासी तक सारे हिंदुस्तानी लोग हैं, और वो आइसक्रीम बनाते हैं, दूध पाउडर का दूध बनाते हैं और कई सारी चीजें बनाते हैं दूध के आधार पर। उस पर अगर ब्रांड क्वालिटी बॉल्स लग जाता है, या उस पर ब्रांड अगर जो है नेस्ले लग जाता है, नेस्ले लग जाता है तो प्रॉफिट स्विट्जरलैंड जाएगा, और उस पर अगर जो है क्वालिटी बॉल्स लग जाएगा तो इंग्लैंड में जाएगा। और उस पर अमूल ब्रांड लग जाता है, या सागर लग जाता है, या सरस लग जाता है तो भारत में रहेगा। यानी कि दूध निकालने वाला हिंदुस्तानी, उससे आइसक्रीम बनाने वाला हिंदुस्तानी, उस आइसक्रीम को खाने वाला हिंदुस्तानी, लेकिन प्रॉफिट जाएगा स्विट्जरलैंड, चूंकि नेस्ले का ब्रांड है। तो इसलिए इन नव उदारवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप जिस ढंग से पूरे देश के उत्पादन तंत्र पर उत्तरोत्तर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो कब्जा होता जा रहा है, उससे एक प्रकार से यह जो औद्योगिक देश हैं वे उसी से चल रहे हैं। और इसलिए इस बात के लिए चाहे डब्ल्यूटीओ के माध्यम से, चाहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से सारे विकासशील देशों के ऊपर इस बात के लिए दबाव रहता है कि वे अपना आयात के लिए अधिक से अधिक बाजार खोलें, वे अपने इसके लिए अधिक से अधिक पूंजी निवेश के लिए अधिक से अधिक बाजार खोलें। अब एक इसका, जैसा मैंने शिक्षा का कहा कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार, एक शिक्षा का आयाम और है। अब तक हमारे देश में शिक्षण संस्थाओं की एक संस्थागत संस्कृति, इंस्टीट्यूशनल कल्चर रहा है। अब ये एजुकेशन में प्रोप्राइटरी कल्चर में बदलता जा रहा है, क्योंकि जो उद्योगपति के उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं फॉरेन कंपटीशन के कारण, अब वो एजुकेशन में आ रहे हैं, और एजुकेशन में उनका लक्ष्य है मुनाफा कमाना। मैं 6 साल पहले कोई हैदराबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में चूंकि प्रबंध पढ़ाता हूं, तो वहां मेरा एक एक्सटेंशन लेक्चर था। शाम के समय 6 साढ़े 6 बजे समाप्त हुआ, और वहां 7:30 बजे करीब सबका खाना था। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वहां 60 बच्चे पार्ट 1 के, 60 बच्चे पार्ट 2 के, तो लगभग 100 के करीब बच्चे होंगे। तो उसके बाद 1 घंटे का अंतराल था खाने में, तो लगभग अपने इस पूरे सभागार से भी बड़ा उनका एक स्टेज था। तो 1 घंटे के अंतराल था, तो उनके निदेशक महोदय ने अपने म्यूजिक सिस्टम चालू कर दिया, और बच्चों को स्टेज पे बच्चों ने डांस शुरू कर दिया। तो एक लड़का एक लड़की, उनकी भाव भंगिमाएं वगैरह बड़ी टीवी पे बहुत एक्सपोजर वाले प्रोग्राम्स आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा भड़काऊ थी। तो मुझे बड़ा यूं लगा, मुझे बड़ी ग्लानि होने लगी। मैंने उनके डायरेक्टर महोदय से कहा कि व्हाई आर यू सो मच परमिसिव, आप इतना ज्यादा क्यों इनको परमिट करते हो? नहीं शर्मा जी, रादर वी एनकरेज इट, हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे बच्चियों को जितनी ज्यादा इंटरेक्ट करने की फ्रीडम होती है, दूसरे साल वहां बच्चे बच्चियों की भीड़ ज्यादा लगती है। वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि वही इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, और इसलिए वहां फिर वो कैपिटेशन फीस ज्यादा ले सकते हैं। अगर इस साल वहां 60 सीट पे एडमिशन के लिए 200 बच्चे आए, तो अगले साल 400 आएंगे। 400 आएंगे तो मैनेजमेंट ज्यादा कैपिटेशन फीस लेगा, और उनका कलेक्शन अगर 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ कैपिटेशन फीस का हुआ, तो उस डायरेक्टर का पैकेज भी अगर मान लो 12 लाख था, तो वो 18 लाख 20 लाख हो जाएगा। तो यानी कि आज से 10 साल पहले मुझे मेरी बच्ची या आज भी कहती है कि भाई मेरा इंडस्ट्रियल टूर में जाना है या एजुकेशनल टूर पे जाना है, मैं कहूंगा कोई साथ में आ रहा है? हाँ, हमारे सर आ रहे हैं। मैं कहूंगा हाँ जाओ। तो जिन शिक्षण संस्थाओं की संस्थागत संस्कृति वश हमारा जो अगाध उन पर श्रद्धा और विश्वास था, वह अब उनमें एक प्रोप्राइटरी कल्चर, जो मुनाफा की संस्कृति आने के साथ उनकी क्या स्थिति होगी। तो जिन विद्या के मंदिरों के बारे में हम ये सोचते थे कि ये व्यक्ति के संस्कार निर्माण के केंद्र हैं, वह इस मुनाफे की संस्कृति के कारण उनकी क्या स्थिति हो सकती है, यह भी हमारे लिए एक बहुत चिंतनीय विषय है इन नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप। अब जैसा मैंने कहा कि इसमें चूंकि यह बात सरकारों का राजस्व चुक गया, इसलिए अब यह कहा मतलब आजादी के बाद 50 साल तक हम
चाहे अपने पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, जलदाय योजनाएं, सबको संचालित करने की सामर्थ्य थी। अब चूंकि उदारीकरण के बाद सरकारों का राजस्व धीरे धीरे विरल होता जा रहा है, इसलिए वो सारी क्षमता हमारी समाप्त होती जा रही है। इसलिए आज देश में चाहे वो पोर्ट्स हों, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो रोड्स हों, सबको कंस्ट्रक्शन हम निजी क्षेत्र में दे रहे हैं और उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भाई सरकार के पास तो सीमित साधन है, तो सरकार जितना साधन है उसके पास वो किसी निजी सेवा प्रदाता को उपलब्ध करा दे, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को, और उसके बाद बाकी उसके ऊपर छोड़ दे तो वह उसका संचालन करेगा। अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो निजी साधनों का दुरुपयोग होता है वह बहुत ही चिंतनीय है। मैं उदयपुर का ही उदाहरण लेता हूं, वहां से आया हूं। हमारे शहर के बीचों बीच सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे और सरकारी जमीन थी। एक अमेरिकन हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई एनआरआई आए और उन्होंने कहा कि ये अगर सारे क्वार्टर्स तोड़ के और ये जमीन मुझे दे दी जाए तो मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहां चिकित्सालय बनाना चाहता हूं और उदयपुर में गरीब जनता के लिए इस आदिवासी जनजातीय इलाके में कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं मैं बनाना चाहता हूं। और तो सरकार ने उन क्वार्टर्स को तोड़ के और ₹1 के मूल्य पर, ₹1 की कीमत पर वह करोड़ों रुपए की जमीन उनको उपलब्ध करा दी। और वह एक प्रकार से वहां जो आरएसएमएम करके उद्योग था उसकी भी वहां कुछ जमीन थी, तो उसने ₹1 में उनको इक्विटी पार्टनरशिप के नाते दे दिया। और आज वहां अगर कोई व्यक्ति भर्ती होता है तो 15 दिन में उसका ₹2 लाख का बिल बन जाता है। यानी कि मुनाफे, एक निजी उद्यमी को मुनाफा अर्जित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इस प्रकार से जो साधनों की उपलब्धि कराई जाती है, चाहे वो रोड, जैसे बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे बना तो उसमें जो बिल्डर आया कहा कि सब दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट्स भी यही बेचेगा, दोनों तरफ पेट्रोल पंप की लीज भी यही देगा। अब उस सब में उसकी और उसकी टोल टैक्स की रेवेन्यू भी होगी और वह सारी जमीन सरकार ने एक्वायर करके उनको दी। और उस सारे की गहराई में नहीं जाऊंगा, तो एक तरफ तो इसका यह आयाम है। दूसरी तरफ जो है हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट, आजकल क्या हो रहा है कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट बन रहे हैं निजी क्षेत्र में, चाहे पोर्ट्स बन रहे हैं, चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे वो पावर प्लांट्स लग रहे हैं, बिल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पे बन रहे हैं और उसमें सरकार उनको 16% मुनाफा अर्जित करने की गारंटी देती है कि वो इतना टैरिफ लगा सकते हैं उसका कि उनको 16% वार्षिक मुनाफा हो। अब अक्सर होता यह है कि वो उसकी लागत बहुत ज्यादा बता देते हैं जिससे कि उनको 32%, 40% मुनाफा लेने की छूट मिल जाए। उदाहरण के लिए बहुत पुराना है लेकिन केवल संदर्भवश कहना चाहता हूं कि एनरॉन ने रत्नागिरी में जो पावर प्लांट लगाया था वो उसकी कॉस्ट बताई थी हमको $2.98 बिलियन और जो 2134 मेगावाट का उसने पावर प्लांट वहां प्रपोज किया था, वैसा ही पावर प्लांट इंग्लैंड में टी साइड नाम की जगह पे उसने लगाया, उसकी कॉस्ट उसकी आई थी $1.2 बिलियन। यानी कि उसने 2.5 गुनी कीमत बताई ताकि वो उसके ऊपर जो है मुनाफा अधिक ले जा सके। अब अगर देश के इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तंत्र पर भी विदेशी कब्जा होता चला गया, आजकल मलेशियन कंपनीज आके बड़ी बड़ी कॉलोनीज हमारे देश में रियल एस्टेट में एफडीआई अलाउ कर दिया तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज आकर डेवलप कर रही हैं, चाइनीज कंपनीज बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आ रही हैं। अभी हमारे देश के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि साहब चीनी कंपनियों को टेलीकॉम के सेक्टर में नहीं आने देना चाहिए, पर आज भी 20% जो है सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेज है उनके लगे हुए हैं। उदयपुर जैसी छोटी जगह पे भी उनका लगा। हमारे एक महाविद्यालय में कर्मचारी है, उसने कहा, मैंने उसका भाई कहाँ काम करता है, वो एक चाइनीज कंपनी है उदयपुर का जो टेलीफोन एक्सचेंज उसकी मेंटेनेंस में वो चाइनीज कंपनी की नौकरी करता है। अब यह नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत और विशेषकर डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन है डब्ल्यूटीओ के प्रोविजंस में, नेशनल ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडियन इन्वेस्टर है उसको समान व्यवहार करना सरकार के लिए बाध्यकारी है। अब आज चीन से जिस ढंग से देश में बड़ी मात्रा में आयात बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे पेन से और कैलकुलेटर और सेल से लेकर और
मोबाइल फोन से लेकर और मोबाइल एक्सचेंजेस जो हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस जो हैं, वो सारी उनकी लग रही है। देश में बड़ी मात्रा में रोड प्रोजेक्ट्स पर वो आ रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने 2 साल पहले इस बात पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था कि चाइनीज कंपनियां केवल उन्हीं स्थानों पर टेंडर भर रही है जहां हमारा कोई सेंसिटिव लोकेशन है। जैसे महाराष्ट्र में वैतरणा बांध का प्रोजेक्ट उन्होंने इसलिए लेना चाहा कि वहां पास में देवलाली का आर्टिलरी सेंटर है, वहां भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पास में है, वहां पर हमारा मिग एयरक्राफ्ट असेंबली फैसिलिटी है। और उन्होंने बिल्कुल लिस्ट दी कि साहब अमुक अमुक प्रोजेक्ट्स में उनको ज्यादा मुनाफा मिल सकता था, उन्होंने वहां टेंडर नहीं भरे। अमुक अमुक प्रोजेक्ट्स जहां कोई संवेदनशील प्रतिष्ठान पास में था, वहीं पर उन्होंने बहुत लो कॉस्ट पे टेंडर भरे। तो यह एक उसके साथ ही गंभीर आयाम जोड़ता है। इसके साथ ही आयात उदारीकरण से किस प्रकार से हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई है इन दिनों। आपने देखा पिछले 7-8 साल से हमारे यहां कृषि उत्पादन ऊपर नीचे होता जा रहा है और अधिकांश मामलों में हम विदेशों में आयात पर, जैसे तिलहन, दलहन, इनके मामलों में बहुत ज्यादा आयात आश्रित होते चले जा रहे हैं। हम बड़ी मात्रा में अपनी अरहर की दाल और दालें म्यांमार से इंपोर्ट करते हैं, बर्मा से। अब म्यांमार से करते हैं तो चीन की थिंक टैंक्स को लगा कि अगर ये म्यांमार का दालों का आड़त का कारोबार अगर जो है चीन की कंपनियां ले लें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक संचालन सूत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। यानी कि इसके साथ केवल हमारी यह जो है आर्थिक तंत्र के ऊपर हमारा स्वामित्व है, उसकी स्वायत्तता का विषय ही नहीं है। हमारी खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ये सारी भी उससे प्रभावित होने वाली हैं। अब मूल रूप से इन नवउदारवादी नीतियों के पीछे हेतु क्या है, मैं बहुत थोड़ा आसांत में उसको स्पष्ट करके मैं सोचता हूं कि थोड़ा प्रश्नोत्तर के लिए हम समय छोड़ेंगे तो वह ठीक रहेगा। हम देखें तो पहले सारे उपनिवेश यूरो अमेरिकी देशों के अधीन थे और इसलिए उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा था। धीरे धीरे ये सब उपनिवेश स्वाधीन हुए। भारत 1947 में, उसके बाद लगभग 100 के करीब देश स्वाधीन हुए और फिर भी हमारे कच्चे माल को हमारे उपभोग के लिए निर्मित वस्तुओं में बदलने का काम बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी धरती पे या उनकी धरती पे करती थी और इसलिए उन देशों का आर्थिक विकास की दर बहुत अच्छी थी। उन देशों में रोजगार का 100% था और उनका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था, तो बजट में भी उनका मुनाफा रहता था। लेकिन 1970 के दशक से जैसे जैसे इन विकासशील देशों ने अपने यहां स्थानीय स्तर पर प्रोटेक्शन देकर, विदेशी माल के ऊपर रोक लगाकर, विदेशी पूंजी पर रोक लगाकर और स्वावलंबन की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, तो 1980 के दशक के मध्य में ये सारे के सारे औद्योगिक देश भयावह आर्थिक मंदी की चपेट में आ गए। किस तरह से आए, तो हमको ध्यान है कि 1989 में जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उनका ग्रोथ रेट 0 हो गया। अभी भी उनका ग्रोथ रेट वापस रिवाइव करने लगा, उनका 0 हो गया और कुछ देशों का नेगेटिव हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूरोप में 12.5% हो गई, जो इस भयावह महामंदी के बाद भी उतनी नीचे नहीं गई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12.5% आज भी नहीं गई है। उनके बजट में भयावह राजकोषीय घाटा बढ़ने लगा और उनको लगा कि अगर ये तीसरी दुनिया के देश जिन्होंने अपने कच्चे माल को अब खुद ही निर्मित वस्तुओं में अपने उपभोग के लिए बदलना शुरू किया, अपने इस उत्पादन अनुभव से ये धीरे धीरे उन्नत होते चले जाएंगे। अगर हमारा माल इनके बाजारों में नहीं बिका तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। तो वहां तो जापान में या फ्रांस में कोई कच्चे माल नहीं है, न उनकी खाद्य आपूर्ति वे पूरी अपनी मीट आउट कर सकते हैं, एनर्जी के लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो सारा हमारी अगर विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं हुआ तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज या तीसरी दुनिया के देश हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, ये भी मिडिल इनकम कंट्रीज हो जाएंगे और हम भी हाई इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज में आकर हमारी भी दुरावस्था हो जाएगी। इसलिए उनको लगा कि ये जो है तीसरी दुनिया के देशों का बाजार वापस हमें मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया में वस्तुओं और पूंजी की मुक्त गतिशीलता होनी चाहिए।
दुनिया का कोई देश अपने यहां विदेशी आयात पर रोक नहीं लगाया, दुनिया का कोई देश अपने यहां विदेशी पूंजी पर रोक नहीं लगाया, और पहले वर्ल्ड बैंक और IMF के माध्यम से इन नीतियों को लागू करवाया गया, फिर WTO अस्तित्व में आ गया तो उसके माध्यम से इन नीतियों को लागू करवाकर और यह किया कि उन्होंने पुनः हमारे बाजारों पर वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया। इसी प्रकार से एक हम लगाते थे फेज्ड इंडिजिनाइजेशन की शर्त, यानी कि ठीक है आप पहले अपनी कार बाहर से बनी हुई लाके 3 साल बेच लीजिए, हिस्से पुर्जे बाहर से लाके यहां जोड़ के बेच लीजिए, लेकिन 3 साल बाद आपको 50% इंडिजिनाइजेशन करना होगा। 50% हिस्से पुर्जे या तो घरेलू इस देश में ही बनाने होंगे या फिर आपको यहां से ही खरीदने होंगे, और 5 साल में 70% इंडिजिनाइजेशन करना होगा। तो एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स में ये प्रावधान, ट्रिप्स में ये प्रावधान भी किया कि दुनिया का कोई देश इस प्रकार का फेज्ड इंडिजिनाइजेशन का प्रावधान नहीं कर सकता, चाहे कोई फॉरेन इन्वेस्टर अपने माल को बाहर से लाकर बेचे या वहां बनाए, वो ये नहीं बाध्य कर सकते कि आप 5% इससे पुर्जे भी लोकल बनाइए। यानी कि यह जो इसमें सरकारें, जो संप्रभुत्व संपन्न सरकारें हैं, उनके हाथ पीछे बांधे जा रहे हैं कि वे अपने देश के हित में जैसी चाहें वैसी नीतियां न बना सकें, और अर्थात सरकारें नियमन धीरे धीरे कम करें। और अंतिम मैंने जैसा कहा था, तो मुझे लग रहा है कि मैं 5 मिनट इसमें भी उपयोग कर सकता हूं कि ये जो डीरेगुलेशन का किस प्रकार से बड़ा भयावह, आज की यह आर्थिक मंदी फाइनेंशियल सेक्टर में नियो लिबरल पॉलिसीज या फाइनेंशियल सेक्टर के ग्लोबलाइजेशन का ही दुष्परिणाम है। अमेरिका, चूंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों से उसके विदेश व्यापार में भारी घाटा था, 400 से 700 अरब डॉलर का घाटा था, तो उसकी डॉलर और इसकी रेट 700 अरब डॉलर के घाटे के बाद तो $1 बराबर $50 हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया का सारा व्यापार डॉलर या यूरो में होता है, पहले तो डॉलर बेस्ड ही था, पूरी इकोनॉमी डॉलराइज थी, इसलिए दुनिया का हर देश डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है और वापस वह ले जाकर अमेरिका के फेडरल रिजर्व या फैनी माई, फ्रेडी मैक जैसी उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनमें जमा कराते हैं। और इसलिए पूरी दुनिया के सब देश वहां पैसा जमा कराते थे। उससे अमेरिका के बजट में जो करीब 400 से 700 अरब डॉलर का पिछले 10 वर्षों से घाटा रहा है, उसकी पूर्ति भी उससे होती थी, और उनके विदेश व्यापार में जो घाटा था उसकी पूर्ति भी उससे होती थी। अब उनके पास ये पैसा आ जाए, दुनिया का कोई देश डॉलर पे इंटरेस्ट नहीं देता, वो 1.5% ब्याज देते थे और दुनिया के सब देश वहां जमा कराते थे। उनके विदेश व्यापार में 700 अरब डॉलर का घाटा और 900 अरब डॉलर उनके वहां 800 अरब डॉलर जमा होने के लिए पहुंच जाता था, इसलिए वो बड़े आराम से अपना देश चलाते रहे। अब फेडरल रिजर्व या फैनी माई या फ्रेडी मैक के पास ये जो डॉलर्स जमा होते उसका वो क्या करते हैं, उन्होंने वहां के बैंकों को कहा कि भाई आप जो कर्ज देते हो उसका हम रीफाइनेंस कर देंगे। अब हमारे यहां तो अगर स्टेट बैंक मुझे 10 लाख रुपए का कर्ज देता है तो मैं 20 साल में चुकाऊंगा, तो वो वापस जो 20 साल में उसको पैसा मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही कर्ज दे सकता है। वहां जब कहा गया कि भाई जिस बैंक ने 100 करोड़ डॉलर का कर्ज दे रखा है उसको दूसरे ही दिन अगर फैनी माई, फ्रेडी मैक या फेडरल रिजर्व 100 करोड़ डॉलर का रीफाइनेंस कर देती है, वो दूसरे दिन ही वापस 100 करोड़ डॉलर का ऋण देने में संभव हो जाता। यानी पूरी दुनिया के देश अपना पैसा अमेरिका के पास जमा करें, अमेरिका अपने बैंकों को रीफाइनेंस करे। लेकिन बैंकों पे जैसे हमारे यहां एक पाबंदी है वैसे वहां भी थी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यानी कि हमारे यहां प्रोविजन है कि एक बैंक अगर जितना कारोबार करता है उसकी 9% कैपिटल उसके पास खुद की होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, इक्विटी कैपिटल होनी चाहिए। तो हमारे यहां बैंक की जितनी पूंजी है उससे वो 11 गुने से ज्यादा कर्ज नहीं दे सकता, उसकी लिवरेजिंग संभव नहीं। वहां भी ऐसा प्रोविजन था, तो अमेरिकी सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, तो बैंकों ने 50 टाइम्स 60 टाइम्स लिवरेजिंग किया। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि अपना कैसे काम चलाएं, तो उन्होंने बैंकों को एक और छूट दी जो दुनिया में कोई सरकार नहीं देती, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन्स क्या है कि मान लो एक बैंक ने 100 करोड़ डॉलर के मकान गिरवी रख के और कर्ज दे रखा है, तो वो कहता है कि भाई मेरे पास ये 100 करोड़ डॉलर के तो मकान गिरवी हैं और इसके ऊपर मेरे को हर साल 10 करोड़ डॉलर किस्तें मिल रही है, तो मैं इसके बदले में मार्केट में सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड जारी कर रहा हूं। इस पे मैं, अब उसने लोगों को 6% पे कर्ज दे रखा है, वो कहता है देखो मैं 4% वाले बॉन्ड जारी कर रहा हूं सिक्योरिटीज, इसमें आप पैसा लगाइए और ये सेफ है क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ डॉलर के मकान गिरवी हैं और इनकी किस्तें आ रही है और ये किस्तें नहीं आएगी तो ये मकान में टेक ओवर कर लूंगा और मैं आपका पैसा चुका सकूंगा। तो वहां पर पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और आम इन्वेस्टर
जिसके पास भी इन्वेस्टेबल फंड थे, उन्होंने ये जो सिक्योरिटीज में, अब एक बैंक ने $100 करोड़ का कर्ज दे रखा है और उसने सिक्योरिटीज आम जनता और इन्वेस्टर्स में बेच दी और $100 करोड़ वापस आ गया, तो वो वापस कर्ज देगा। इसलिए उन्होंने नो इनकम, नो जॉब्स, नो एसेट्स वाले ऐसे लोगों को कर्ज देना शुरू किया मकानों का। और मकानों का कर्ज दिया तो शुरू में तो मकानों की कीमतें बढ़ रही थी, तो आम आदमी ने सोचा कि चलो 2% डाउन पेमेंट पे मुझे मकान का कर्ज मिल रहा है, मकान खरीद लूं, मकान की कीमत बढ़ेगी तब बेच दूंगा। लेकिन हाउसिंग इन्वेंट्री जब सरप्लस हो गई तो लोगों ने वो कर्ज देना बंद किया। तो अब वहां ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज का क्या इंपैक्ट हुआ, अब ये सिक्योरिटीज, जैसा कहा ना कि उसके पास $100 करोड़ के मकान गिरवी हैं, उसने $100 करोड़ के मार्केट में सिक्योरिटीज फ्लोट कर दी और उसमें इंश्योरेंस फंड, म्यूचुअल फंड, उन सब ने पैसा लगा दिया और उसके बाद उन सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग शुरू हो गई। ये ट्रेडिंग कैसे होती है हम जानते हैं शेयर बाजार में। मैं एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा है इसलिए देना चाहता हूं। बीच में ऐसा आया था कि विप्रो के अजीम प्रेमजी हिंदुस्तान के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गए। उस समय उनकी कंपनी की कुल पूंजी थी 30 करोड़ रुपए, केवल 30 करोड़ रुपए। साल का कारोबार था 3700 करोड़ रुपया, साल का प्रॉफिट था 237 करोड़ रुपया। इसी छोटी सी कंपनी और उसका मालिक हिंदुस्तान का सबसे धनवान आदमी कैसे बना? लोगों में ये मानसिकता बनी कि सब आईटी के शेयर्स बहुत महंगे हो रहे हैं और महंगे होते गए तो हर आदमी शेयर आईटी के खरीदने लगा। तो विप्रो का शेयर की कीमत हो गई 17,000 रुपए। तो 30 करोड़ की कैपिटल के मार्केट कैपिटलाइजेशन उन शेयरों की कीमत हो गई 51,000 करोड़ रुपए। 80% शेयर अजीम प्रेमजी के पास थे तो वो 40,000 करोड़ रुपए के शेयरों का मालिक हो गया, हिंदुस्तान का धनवान आदमी बन गया सबसे। लेकिन जब ई कॉमर्स का बबल बर्स्ट हुआ और आईटी के शेयर्स के दाम नीचे आए तो वो वापस जो है आईटी के शेयर्स जब 1/4 रह गए तो उसका 40,000 करोड़ का मालिक की बजाय वो 10,000 करोड़ का मालिक रह गया। इसी प्रकार से ये जो अमेरिका में जो सिक्योरिटाइजेशन हुआ, उन सिक्योरिटीज को जो ट्रेडिंग शुरू हुई, होम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो अमेरिका में थी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $15 ट्रिलियन हो गया। अमेरिका के जो जीडीपी से भी ज्यादा, उस समय अमेरिका का जीडीपी $12.5 ट्रिलियन था, उससे भी ज्यादा केवल ये होम मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। अब क्या हुआ कि कोई रेगुलेशन नहीं था, इसलिए बीमा कंपनियों ने कहा कि भाई तुमने ये जो डूबने वाले कर्ज दे रखे हैं, हम इसका बीमा करते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे ये $100 करोड़ का कर्ज है, इसमें $2 करोड़ हमको देना साल का, या $50 लाख हमको देना, अलग अलग प्रीमियम रेट्स थी, और हम इसका इंश्योरेंस करते हैं। जो भी कर्जदाता तुम्हारा पैसा नहीं चुकाएगा वो हमारी इंश्योरेंस, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप और ऐसी कंपनियों ने कहा हम चुकाएंगे। इसको कहा गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। और फिर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की भी ट्रेडिंग हो गई। मान लो अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप वो जो बीमा कर रखा है, तो अब मान लो सन लाइफ को लगता है कि अगर इसको हर साल की $2 करोड़ की प्रीमियम मिल रही है तो ये मैं खरीद लेता हूं, तो उससे वो खरीदते। तो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की भी ट्रेडिंग शुरू हो गई। ये ट्रेडिंग कहां पहुंची? इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया $62 ट्रिलियन। पूरी दुनिया का जीडीपी भी आज $62 ट्रिलियन नहीं है। पूरी दुनिया के जीडीपी के बराबर अमेरिका में जो एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की जो एक इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट था, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट था, उसकी इस तरह से सट्टेबाजों ने मुनाफाखोरी कर करके और $62 ट्रिलियन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया। हमारे देश में हमने अभी उतना लिबरलाइजेशन नहीं किया, लेकिन वहां उन्होंने एक और किया, ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। हम देखते हैं वायदा बाजारों में कैसे फसलों के और ये सारे दाम ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अभी भी हमारे वो एक्सचेंज बेस्ड हैं। अमेरिका ने कह दिया नहीं, एक्सचेंज बेस्ड होने की जरूरत नहीं, ओवर द काउंटर, उसके नीचे एसेट बेस्ड कोई सपोर्ट है या नहीं है। ये जो ओवर द काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गया $9 ट्रिलियन। ये सारा इस प्रकार का फाइनेंशियल इनोवेशन से इमेजिनरी वेल्थ जनरेशन का जो खेल चला, यह नव उदारवादी नीतियों की पराकाष्ठा थी कि भाई सरकार कोई रेगुलेट नहीं करेगी। जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था उसको विड्रॉ कर लिया, और यह चल रहा था कि वो कह रहे थे कि देखो तुम लोग इतना रेगुलेट करते हो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था नहीं ग्रो कर रही है। अगर ये बबल बर्स्ट नहीं होता तो आने वाले 3-4-5 सालों में दुनिया के अनेक देशों की सरकारें इसी प्रकार की नव उदारवादी आर्थिक नीतियों को अपनाते। अब आप देखिए कि अक्सर हम कहते हैं कि भाई हमारे या ये जो सरकारों को चलाने वाले लोग तो बहुत समझदार होंगे,
किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अमेरिका में अथाह पैसा जमा कराते जा रहे हैं, वो कहां से आएगा। आज अमेरिका पर पूरी दुनिया का कुल देनदारियां जो है, सरकार पर ही नहीं, कुल वहां के कॉर्पोरेट्स व्यक्तियों ने जो कुल है वो $87 ट्रिलियन की है, दुनिया के जीडीपी से भी ज्यादा। इतना पैसा वहां लोग डंप करते चले गए। किसी ने ये नहीं सोचा, दुनिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन सभी ने किसी ने ये नहीं सोचा। सन 2000 से 2007 के बीच अमेरिका का कुल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद $92.5 ट्रिलियन था एक्यूमुलेटेड कुल मिलाकर, लेकिन उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर $97 ट्रिलियन था, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों ने जो पैसा जमा कराया उसका $4.5 ट्रिलियन पूरी दुनिया का पैसा खा गए। लेकिन दुनिया के किसी भी शासक या किसी भी सेंट्रल बैंक के रेगुलेटर ने यह नहीं सोचा कि ये सारे एबरेशंस हो रहे हैं, ये कैसे संतुलन होगा। तो इसलिए हमको यह अंधभक्ति या अंधविश्वास न रखना चाहिए कि ये जो नव उदारवादी नीतियों के अंतर्गत जो हमारे शासक कर रहे हैं वो शायद ठीक ही होगा, बल्कि हमें इन नव उदारवादी नीतियों के भावी परिणामों के बारे में बहुत सजगता पूर्वक विचार करना चाहिए। इतना कहकर ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।